Hello everyone, this is Priyanka and welcome to The Quantum Girl. हम सीबीएसई सैम्पल पेपर कर रहे हैं और सेक्शन ए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन बी and you can see the question number 17 over here. The question is, name the device which utilize unilateral action of a PN diode to convert AC into DC. ये unilateral action को मैंने अंडरलाइन किया है तो इस पे थोड़ा गौर करिएगा. ओके, नाउ आप सबको पता है इसका आंसर रेक्टिफायर. क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है ना, रेक्टिफायर. हमें पता है कि मोबाइल के चार्जर में क्या होता है, रेक्टिफायर होता है. क्या काम करता है ये? एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करके देता है जिससे हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है, राइट. एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के साथ मोबाइल चार्जिंग के लिए एप्रोप्रिएट पोटेंशियल भी प्रोवाइड कराता है. ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा. चलो ठीक है, तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर. ओके जी, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगी. यूनिलेटरल एक्शन से आप लोग क्या समझते हो? ये यूनिलेटरल एक्शन क्या है? व्हाट डज इट मीन, द यूनिलेटरल एक्शन ऑफ अ पीएन डायोड? ठीक है, यूनिलेटरल एक्शन का मीनिंग होता है कोई भी पर्सन जब किसी एक प्रॉपर ग्रुप, प्रॉपर सर्कमस्टांसेस या प्रॉपर सिचुएशन ऑफ कोर्स में काम करे. ठीक है, वो उसका यूनिलेटरल एक्शन है. जैसे बायो में हम देखते हैं ना, स्टमक वाले एंजाइम को एसिडिक मीडियम चाहिए, इंटेस्टाइन वाले एंजाइम्स को एल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो वो भी यूनिलेटरल फंक्शन ही हो गया क्योंकि उनको एक प्रॉपर सर्कमस्टांसेस चाहिए तभी वो वर्क करेगा. ठीक है, सिमिलरली यूनिलेटरल एक्शन पीएन जंक्शन डायोड का भी होता है. पीएन जंक्शन डायोड इसीलिए हम एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी दिस इज आवर पीएन जंक्शन डायोड. मैं इधर हो जाती हूँ, इजी रहेगा देखने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड है, क्रिस्टल डायोड भी हम इसको बोल सकते हैं. जब हम इसको एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कराएंगे with a load resistance R, L, we can say. अब हमने ये AC इनपुट इसको प्रोवाइड कराई, ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करती है एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट फेज में. हम ये पोटेंशियल को लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल चेंज हो रही है. ओके, अब ये पीएन जंक्शन कैसे वर्क कर रहा है एज एन यूनिलेटरल डिवाइस? तो ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है. ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में जब ये पीएन जंक्शन कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा, दैट मींस फॉरवर्ड बायस में ये सर्किट हो जाएगा क्लोज्ड. और क्लोज्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑन. तो हमें आउटपुट मिल जाएगी. ठीक है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदली, इसने भी अपना रूप बदल लिया. जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आई तो पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा. क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा जब ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है. V इज इक्वल्स टू आई आर एंड I ऑफ कोर्स V अपॉन R. और अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो करंट कितनी होगी? जीरो. तो हमें जीरो करंट मिलेगी. दैट मीन्स कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल की पोटेंशियल को क्या कर देगा? सप्रेस. एंड एज एन आउटपुट हमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली जो पावर है वो मिल जाएगी. तो हम इसको एज अ स्विच यूज कर रहे हैं, राइट. फॉरवर्ड बायस में क्लोज, रिवर्स बायस में ओपन, दैट मीन्स ऑफ. सो वी कैन यूज इट एज अ स्विच. ये मीनिंग होता है यूनिलेटरल एक्शन से. This is the meaning of the unilateral action of a diode. ठीक है जी, ओके. अब हम
हमारा बी पार्ट है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हमें फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है। नाउ जो हमारे घर पे पोटेंशियल आती है, इंडिया में स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज 220 वोल्ट। हम इस छोटे से डायोड को 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो ये क्या होगा, ऑपरेट नहीं होगा। इसकी तो कैपेसिटी नहीं है ना उतनी कि वो 220 वोल्ट पर चले। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, हमें कॉइल्स यूज करनी पड़ेंगी जिससे हम अपने पोटेंशियल को डिक्रीज कर सके इस पीएन जंक्शन को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है क्योंकि हाफ वेव को सप्रेस कर दिया। लेकिन अगर हम 2 जंक्शन डायोड यूज करेंगे इधर, अगर हमने 2 जंक्शन डायोड यूज किए, ठीक है, डायोड 1 एंड डायोड 2, सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब यहाँ पे होगा क्या, सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट रहेगा एंड हेंस यहाँ पे क्या होगी, करंट फ्लो हो जाएगी, बट D2 में करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल D2 फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा एंड D2 में करंट फ्लो हो जाएगी। और हमें दोनों ही सर्कमस्टांसेस में पावर, आउटपुट पावर मिल जाएगी। तो बाइलेटरल हो गया क्योंकि यहाँ पे तो हमने 2 डायोड यूज कर लिए ना। तो लेट्स से दिस वाज आवर इनपुट, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर में, सो हमें दोनों ही फेज की इनपुट पावर मिल जाएगी। यहाँ पे इसने नेगेटिव हाफ साइकिल को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज D2 विल कंडक्ट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल एंड D1 विल कंडक्ट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस में होगा इसलिए ये करंट को फ्लो होने देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बायस में होगा एंड हेंस करंट को फ्लो होने देगा और हमें आउटपुट पावर मिल जाएगी। अच्छा, ये जो हमें एक डीसी मिली है आउटपुट, इधर भी और यहां पर भी, ये पल्सेटिंग डीसी है। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ डीसी? पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मीनिंग क्या होता है? विच इज पीरियोडिक। पीरियोडिकली उसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यू कैन सी कि इंक्रीज हो रही है एक पॉइंट पर जाकर फिर डिक्रीज हो रही है, लेकिन अपोजिट फेज पे नहीं मिल रही है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, वैल्यू चेंज हो रही है, सो इट्स पल्सेटिंग डीसी। अगर हमें डायरेक्ट डीसी चाहिए, वी विल यूज द फिल्टर सर्किट आफ्टर इट। एग्जैक्टली डिस्क्रीट वैल्यू हमें नहीं मिल रही है कि या तो मैक्सिमम या मिनिमम, है ना, या तो पढ़ेंगे पूरी रात, पूरा दिन, 24 घंटे, या फिर 0। बुक्स कहाँ है वही नहीं पता, है ना, तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है इस जो हमें ये डीसी मिल रही है, बट एक ही डायरेक्शन में है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में वैसे इतना सब नहीं लिखना, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर और सर्किट डायग्राम बना देना है, दैट्स इट। एंड ये इनपुट आउटपुट पावर वाला ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक सेकेंड देखिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 18। The wavelength lambda of a photon and de Broglie wavelength of an electron of mass m have the same value. Show that the energy of the photon is this much times the kinetic energy of electron. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, उसकी वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ? h upon p. P is the momentum. We can write h upon m into v. V is the velocity. ठीक है, यहां से हम वेलोसिटी, क्योंकि
हमें काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है एनर्जी ऑफ ए फोटोन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें ऑफ कोर्स वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से v को इधर लेके जाएंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी h/m लैम्डा, and this will implies that v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी h² m² लैम्डा स्क्वायर। राइट नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv²। ऑलरेडी हमने v² की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, तो यहां पे हम v² की वैल्यू को पुट कर देंगे, हाफ m इंटू h² डिवाइडेड बाई m² लैम्डा स्क्वायर। मास की एक पार कट हो जाएगी एंड हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ h² m lambda square. This is the kinetic energy of the electron. ठीक है, अब हमें इसको एनर्जी ऑफ द फोटोन से रिलेट करना है। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, दिस वन इज नॉट वर्किंग वेल। यस, ओके। सो अभी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी विच इज c बाई लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन हो जाएगी hc बाई लैम्डा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन। इन्हीं दोनों को हमें रिलेट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जब भी हमें रिलेट करना है डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब क्योंकि उसने बोला ना सेम है, नो सॉरी, सेम लैम्डा सेम है तो लैम्डा तो कट हो जाएगा। ठीक है, और h तो प्लांक कांस्टेंट है, c इज द स्पीड, वो तो कांस्टेंट है। तो तब हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में रिलेशन आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 1/2 h² डिवाइडेड बाई m लैम्डा स्क्वायर। इसको हमें डिवाइड करना है hc बाई लैम्डा से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल लैम्डा बाई hc हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी हमें पता है कि लैम्डा दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो वी कैन कट, लैम्डा की एक पावर कट हो जाएगी, h की एक पावर कट हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ द फोटोन इज h अपॉन 2 लैम्डा m इंटू c। ठीक है, और हमें यही शो करना था दैट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, नाउ यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी ऑफ द फोटोन आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 लैम्डा m c डिवाइडेड बाई h, दिस मच टाइम। और ये ही हमें प्रूव करना था, दिस इज द वैल्यू जो हमें प्रूव करनी थी। हमें एनर्जी को 2 लैम्डा mc अपॉन h इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के इक्वल प्रूव करना था। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 19, a ray of monochromatic light passes through an equilateral glass prism in such a way that angle of incidence is equal to the angle of emergence, and each of the angle is 3/4 times the angle of the prism. Determine the angle of deviation and the refractive index of the glass prism. So we are having this glass prism. ठीक है, इन्होंने ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये इक्विलेटरल है। ठीक है,
तो अगर ये इक्विलेटरल है देन ऑफ कोर्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम है, I इज इक्वल्स टू E। अगर हम इसको डायरेक्शन में लेके, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I एंड E दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। लेट्स से इसको x रख लेते हैं, x के इक्वल है, दोनों इक्वल है, गिवन है ये। देन सेकेंड सिचुएशन इन्होंने दी है दैट I और E की जो वैल्यू है I इज इक्वल्स टू E दैट इज इक्वल्स टू x दैट इज 3/4 टाइम्स ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, सो इट इज 3/4 ऑफ A, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ A, ओके। नाउ A की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, सो x क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 60, 4 1 4, 4 5 20, 15 3 45, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू कितनी आ गई 45। अभी हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डेविएशन डेल। हमें पता है डेल प्लस आई की वैल्यू, डेल प्लस ए की वैल्यू होती है आई प्लस ई। So del will be equals to I plus E minus A, of course. We can write this formula in this way as well. So angle of incidence 45, angle of emergence 45, angle of prism 60 degree. 45 plus 45 90, 90 minus 60 30. तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अभी हमें सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू क्या होता है साइन डेल प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आई है 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, और 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45, तो न्यूमरेटर आ जाएगा साइन 45 अपॉन डिनोमिनेटर a बाई 2, a 60 डिग्री, a बाई 2 30, डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन 30, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2, सो इट वुड बी 2/√2। √2 को डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, रैशनलाइज कर लेते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया एंड आंसर आ जाएगा √2। सो √2 क्या होगा ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 is based on the temperature dependence of resistance. So question is over here, a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply. Potential की वैल्यू दी हुई है 230 volt supply. Draws an initial current of 3.2 ampere. Initial current की वैल्यू दी हुई है 3.2 ampere, which settles after a few seconds to a steady value of I guess it is 2.8. Yes, it is 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius and temperature coefficient of resistance of nichrome is 1.70 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade. Okay, now हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के लिए और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए, दैट इज R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा
T2 minus T1. This is the formula we have. ओके अब रेजिस्टेंस इन्होंने नहीं दिया है इनिशियल और फाइनल, बट इन्होंने इनिशियल और फाइनल करंट की वैल्यू दी है. दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल करंट एंड 3.2 इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल करंट. सो हम ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं एंड एज वी नो V इज इक्वल्स टू IR होता है. सो R के प्लेस पे वी कैन जस्ट राइट V अपॉन I. ठीक है. सो R2 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन I2. R1 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन I1. मैंने पोटेंशियल दोनों बार V रखा है बिकॉज पोटेंशियल सेम है 230 वोल्ट, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है. नाउ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. ठीक है. नाउ V तो कट हो जाएगा और I1 इधर आ जाएगा. I1 डिवाइडेड बाय I2 is equals to 1 plus alpha T2 minus T1. अब देखो I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दो इधर. I1 is 3.2 एम्पियर, I2 is 2.8 एम्पियर, which is equals to 1 plus alpha T2 minus T1. पॉइंट से पॉइंट कट हो गया और ये आ जाएगा फिर 16 एंड 14 2 28. सो एंड 2 8 16, 2 7 14, तो ये आ जाएगा 8/7. 1 इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा एंड अल्फा T2 माइनस T1. ओके. अब देखिए 8/7 माइनस 1, 8 माइनस 7/7 और ये हमें मिल जाएगा 1/7 ओनली, विच इज इक्वल्स टू अल्फा T2 माइनस T1. अल्फा न्यूमरेटर में लेके जाओ उधर 1/7 इंटू अल्फा विच इज T2 माइनस T1. अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 1/7 इंटू 1.7, 10 की पावर +4 न्यूमरेटर में चली जाएगी, -4 है डिनोमिनेटर में एंड T2 माइनस T1. पॉइंट रिमूव करो तो एक और पावर आ जाएगी, 5 आ जाएगी न्यूमरेटर में. 17 7 होता है 119 विच इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1. अभी देखो 10 की पावर 5 को तो हम 119 से डिवाइड करेंगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 840.33 समथिंग, दैट इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1. T1 टेम्परेचर ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 840.3 प्लस 27, 4 plus 2 6, 867.3. अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट 867 ओनली डिग्री सेल्सियस. तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 21. Show that the least possible distance between an object and its real image in a convex lens is 4f, where f is equals to focal length. ओके, तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है एंड इमेज फॉर्म हो रही है रियल. हमें प्रूव करना है दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज इक्वल्स टू 4f. This is the principal axis and let's say this is object. Now and image is forming here. तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा v. ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा
u of course. Now the distance between object and image कंसिडर कर लेते हैं y. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस v. u को हमने v के ही फॉर्म में लिख लिया, ठीक है. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला. ये रिलेशन को, जो भी हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला. सो यूजिंग thin lens formula, and that is 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. साइन कन्वेंशन के साथ में हम वैल्यू पुट अप करेंगे. दिस विल implies that फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स की क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है. 1 अपॉन v पॉजिटिव है, v रखेंगे. u नेगेटिव है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो साइन कन्वेंशन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव रखते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस v इन नेगेटिव. अब इसको देखो सॉल्व करो तो ये आएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वाई माइनस वी. एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा v इंटू वाई माइनस वी, वाई माइनस वी प्लस वी. ये हमारी आ गई 1 अपॉन फोकल लेंथ. यहाँ पे v से v क्या हो गया, कट हो गया, और हमारे पास रह गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू y अपॉन v इंटू y माइनस v. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दैम. सो v इंटू y माइनस v विच इज इक्वल्स टू एफ वाई. फिर v से मल्टीप्लाई कर लो, वी वाई माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ वाई. सारी वैल्यूज को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस एफ वाई माइनस वी वाई. तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई ना v के फॉर्म में, वी स्क्वायर माइनस वी वाई प्लस एफ वाई. ये दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो अगर हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बट यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, हम जस्ट एक कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर रियल रूट्स. वी नो कि रियल रूट्स के लिए जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, या तो वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए, या फिर वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0. अब अगर हम ये इक्वेशन में देखें तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस y माइनस 4. व्हाट इज a, 1 एंड c is fy greater than equals to 0. So y square minus 4fy greater than equals to 0. तो y कॉमन या फिर y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा 4fy, और हमारे पास y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगी 4f. यही हमें प्रूव करना है. हमारा और वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में. क्वेश्चन इज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट a straight black line of length L is drawn on the objective lens. The eyepiece forms a real image of this lens whose length is L. What is the angular magnification of the telescope? तो पहले टेलीस्कोप बना लेते हैं. टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है आईपीस के कंपेयर में. सो लेट्स से दिस इज an objective and this is an eyepiece.
एंड इन्होंने क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है कि फोकल लेंथ दोनों की क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, एंड ट्यूब लेंथ एल की वैल्यू हो जाएगी FO प्लस FE। दिस इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये FO है और इसी पॉइंट पर FO भी लाइक है, मतलब इसी पॉइंट पर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होगी। नाउ क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करते हैं लेंथ L की ऑब्जेक्टिव लेंस पर, ये L है कैपिटल L, तो आई पीस इसकी एक रियल इमेज फॉर्म करता है एट सम डिस्टेंस, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है जिसकी लेंथ है L। अब हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। हम पहले यहाँ पे आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये हम यूज कर रहे हैं आई पीस के लिए, तो फोकल लेंथ को FE से रिप्रेजेंट कर देंगे। इमेज फॉर्म बाय द आई पीस VE माइनस 1/u। इमेज फॉर्म हो रही है इस लाइन की, एंड वेयर इज दिस लाइन, ये L डिस्टेंस पर है। FO प्लस FE वी कैन पुट विद साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, तो इसको हम रखेंगे माइनस। इसको सॉल्व करो, फोकल लेंथ एक साइड ले आते हैं, 1/ फोकल लेंथ वाली टर्म 1/FO इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस माइनस प्लस 1/FO प्लस FE। तो यहां पर हमें VE की वैल्यू मिल जाएगी, 1/VE की वैल्यू मिल जाएगी 1/FE माइनस 1/FO प्लस FE। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। सो यहां पर आ जाएगा FO प्लस FE माइनस FE। FE से FE कट हो गया, तो 1/VE की वैल्यू आ गई FO अपॉन FE इंटू FO प्लस FE। अब हमारा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो होता है FO अपॉन FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो हम ये FO अपॉन FE के प्लेस पर पुट कर सकते हैं M। मैग्निफिकेशन FO प्लस FE, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके आ जाओ, FO प्लस FE अपॉन VE इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। ये हमारे पास आ गई एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, लेकिन हमें मैग्निफिकेशन लेके आना है कैपिटल L और स्मॉल l के टर्म में। ठीक है, अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन देखें तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस V by U मिरर के केस में होता है प्लस, इट वुड बी प्लस, सो इट इज V by U only। Okay, using sign convention V is plus VE, and what is U for the eyepiece? Of course FO plus FE। Secondly हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है H dash upon H, लीनियर मैग्निफिकेशन। H dash height of the image, that is L। H height of the object, that is capital L। हाइट ऑफ द इमेज को माइनस L लेंगे बिकॉज वो इन्वर्टेड है। दोनों को देखो, कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करेंगे तो VE अपॉन FO प्लस FE की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। VE अपॉन FO प्लस FE के प्लेस पे रख देंगे 1/m विच इज कैपिटल L अपॉन स्मॉल m। तो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, द लाइन जो हमने ऑब्जेक्टिव पर ड्रॉ की है, एंड स्मॉल l इज द image formed by the eyepiece. So this will be the angular magnification of the telescope.